प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजश्री सेठी, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अकबर। अकबर का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ, उसका बाल्यकाल किन कठिनाइयों में बीता, किस प्रकार वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और उसकी जो विजय थी या उसका साम्राज्य विस्तार क्या था, उसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पुराने प्रश्न पत्रों में पूछा गया है कि अकबर का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, समझाइए, या अकबर की काल की कौन कौन सी विजय हैं उनके बारे में बताइए। इन सब की चर्चा हम इस टॉपिक पे करेंगे। जब हम प्रारंभ में बात करते हैं तो देखते हैं कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ। अकबर का जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किल संकटों में बीता। जब हुमायूं ने वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया था तब अकबर को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया और बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया गया। जब 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर पंजाब के कलानौर में था और वहीं पर उसका राज्याभिषेक किया गया था। उसके बाद उसके 3 दिन बाद उसका दरबार का आयोजन हुआ और अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और बैराम खां को खाने खाना की उपाधि देकर अकबर का वकील सल्तनत अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अर्थात हम देखते हैं कि प्रारंभ में चूँकि अकबर बहुत बाल्यकाल में था, उम्र छोटी थी, इसलिए जो उसका संरक्षक बैराम खां को नियुक्त किया गया। जब हम बात करते हैं उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों की तो हम देखते हैं कि आरंभिक काल में अकबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो था कि उस समय सबसे पहली कठिनाई देखते हैं कि जब मुगल साम्राज्य बहुत सीमित क्षेत्र में था, क्योंकि आपको पता है कि बाबर को भी बहुत कम टाइम मिला था, 1526 से 1530 तक का टाइम पीरियड था और इसके अलावा हुमायूं का भी आधा टाइम फारस में ही गुजरा, इसलिए उसको साम्राज्य विस्तार का टाइम नहीं मिल पाया। तो देखते हैं कि जब अकबर सत्ता पर आसीन हुआ तब उसका जो क्षेत्रफल था दिल्ली मुगल सल्तनत का, वो केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब के एक भाग तक सीमित था। इसके अलावा जो शेरशाह के उत्तराधिकारी थे वो पुनः अफगान साम्राज्य स्थापन करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसके अलावा जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था वो भी शक्तिशाली हो रहा था और वो भी अपने आप को एक स्वतंत्र शासक बनाना चाहता था। इसके अलावा सिंध, मुल्तान और कश्मीर में भी मुस्लिम शासक थे, वो स्वतंत्र थे और उनकी मुगल सम्राट के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। इसके अलावा जो पूर्व दिशा में अगर देखें तो बंगाल, बिहार पर अफगानों का अधिकार था और पश्चिम में गुजरात और मालवा भी स्वतंत्र राज्य थे। इसके अलावा राजपूत राज्य भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, वो भी स्वतंत्र थे। और अगर हम सुदूर दक्षिण की बात करें तो देखते हैं कि खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बिरार आदि जो राज्य थे जिनके लिए मुगल सम्राट का कोई महत्व नहीं था और वो आपस में ही संघर्षरत थे और हिंदू राज्य विजयनगर से भी उनके युद्ध होते रहते थे। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र राज्य थे, ये अकबर के लिए एक चुनौती थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण था कि जो भारतीय जो मुसलमान थे वो मुगल चूँकि मध्य एशिया से आए थे, इसलिए वो उनको विदेशी समझते थे और इसलिए उनके प्रति भी उनकी कोई स्वामी भक्ति नहीं थी। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले उसको जो संघर्ष देखना पड़ा वो था पानीपत का दूसरा युद्ध। जब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो हेमू था, जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, वो दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने की योजना बना रहा था और उसने विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। बैराम खां ने सिकंदर सूर से पंजाब की रक्षा का दायित्व गुलबदन बेगम के पति खिज्र खां को सौंपकर मुगल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। उधर हेमू भी अपने तोपखाने सहित पानीपत की ओर आ पहुंचा और 5 नवंबर 1556 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ और इसमें किसकी पराजय हुई? इसमें हेमू की पराजय हुई और उसकी मतलब उसको मार दिया गया, उसका वध कर दिया गया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी,
लेकिन ये नींव इतनी मजबूत नहीं थी, इसीलिए शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर इस नींव को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जो पानीपत की जो दूसरी जो युद्ध हुआ, उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हो गई कि भारत में 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चलता रहा। पानीपत के इस युद्ध में अगर हम किसी को विजय का श्रेय देना चाहे तो वो बैराम खां था। और इसके बाद उसके उत्तराधिकारों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और साम्राज्य की संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में आ गई? उसके खुद के हाथ में आ गई। और अब वो इतना अधिक घमंडी या कह सकते हैं कि सत्ता के मद में इतना ज़्यादा डूब गया कि वो अब सम्राट के आदर्शत्व की उपेक्षा करने लग गया था। और उसके बाद उसका हम देखते हैं कि शीघ्र ही उसका पतन हो जाता है। इसके अलावा जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके हेमू का तो पतन हो ही गया और हेमू के पतन के बाद उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उसके क्षेत्राधिकार में जो जो राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया गया। और इसके बाद सिकंदर सूर ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा 1558 से 1560 ईस्वी तक अकबर ने ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर को भी जीत लिया। तो ये उसके प्रारंभिक काल की महत्वपूर्ण विजय थी। इस काल में भी उसकी उम्र छोटी थी, वो संरक्षण में था, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको पहले भी बताया कि बैराम खान अपनी सत्ता के मद में इतना चूर था कि वो एक अकबर से थोड़ा अकबर पे ज़्यादा अधिकार जमाने लग गया, या फिर अकबर को, अब अकबर बड़ा भी हो गया था तो उसको वो स्वयं उसके संरक्षण से मुक्ति चाहता था। इसीलिए उसने बैराम खां को ये कहा कि या तो आप मक्का चले जाइए या फिर आप इसको छोड़ दीजिए। तो बैराम खां ने मक्का जाने की बात स्वीकार कर ली और अगस्त 1560 तक बैराम खां का पतन हो गया। अकबर ने मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाया और बैराम खां मक्का की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां लोहानी नामक एक अफगान ने 31 जनवरी 1561 को बैराम खां की हत्या कर दी। ये थी उसकी आरंभिक काल की विजय। अब जो अकबर था बैराम खां के प्रभाव से निकला, लेकिन अब उस पर हरम का प्रभाव अधिक हो गया। हरम में उसकी धाय माँ महामनगा वो एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी और धीरे धीरे सत्ता पर किसका, प्रशासन पर किसका प्रभुत्व होने लग गया? महमगा के ऑर्डर चलने लग गए। इसके बाद जो धाय माँ थी महमगा, उसकी भी 1562 में मृत्यु हो गई और अकबर अब हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा की विजय। मालवा का जो शासक था वो बाज बहादुर था। वो एक विलासप्रिय था और इसी कारण उस काल में उसका प्रशासन जो था वो अस्त व्यस्त हो गया था। बाज बहादुर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उससे क्रुद्ध होकर अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक को भेजकर मालवा पर अधिकार किया और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। इसके बाद आता है गोंडवाना पर विजय। जो गोंडवाना है वो मध्य भारत में स्थित है और इसका जो राजा था वीर नारायण वो अल्पवयस्क था और उसकी जो वास्तविक शक्ति थी गोंडवाना की वो किसके हाथ में थी? उसकी राजमाता दुर्गावती के हाथ में थी। अकबर ने 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को भेजा, किंतु रानी दुर्गावती ने काफ़ी साहस से मुगल सेना का मुकाबला किया, लेकिन वो उसकी विजय असंभव थी और इसीलिए वीरांगना दुर्गावती ने जब वो हारने लगी तो उसने आत्महत्या कर ली और उसके पुत्र की रण क्षेत्र में वीरगति हुई और इसके बाद गोंडवाना भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजपूतों से जब उसकी प्रथम मैत्री हुई तो अकबर ये तो समझ ही गया था कि अगर भारत में उसको साम्राज्य विस्तार सुदृढ़ करना है, सुदृढ़ रूप से रहना है, तो उसको राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, क्योंकि राजपूत एक स्वामी भक्त जाति थी और इसीलिए उसने राजपूतों से जो मैत्री संबंध बनाने की कोशिश की। जनवरी 1262 में अकबर जो था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर दर्शन करने के लिए अजमेर जा रहा था। तब मार्ग में आमेर के कछवा राजा भारमल से उसकी भेंट हुई। अकबर ने उसके साथ बड़ा शिष्ट व्यवहार किया और इसी के कारण राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया और भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह को इसके बाद उच्च शाही सेना में उच्च पद प्रदान किए गए और ये अकबर का जो
भारतीय राजपूत राजाओं से जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, इसका भारतीय स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद देखते हैं कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी कारण उन्हें शाही दरबार में ऊंचे और प्रतिष्ठित पद दिए गए। और ये जो राजपूत राजा थे वो 350 वर्षों से दिल्ली के मुसलमान शासक से जूझते आए थे, परंतु वे अब मुगलों के क्या बन गए, प्रबल समर्थक बन गए। और मुगल साम्राज्य के विस्तार में अकबर ने जो विस्तार किया उसमें राजपूतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ की विजय की। जो चित्तौड़ के जो राजा थे वो राणा उदय सिंह थे। वो मुगल सम्राट को समझते थे, मलेच्छ समझते थे। भारत के राजपूत शासक जो थे बाकी के, वो मेवाड़ के राणा को हिंदुआ सूरज अर्थात अपना सिरमौर मानते थे। अकबर जब तक मेवाड़ को अधीन नहीं कर लेता तब तक उसकी जो विजय थी वो पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसीलिए अकबर ने अक्टूबर 1567 अर्थात 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह दुर्ग की रक्षा का भार जयमल और पत्ता पर छोड़कर खुद पहाड़ों में चले गए और चित्तौड़ का जो घेरा था वो एक लंबे समय तक चलता रहा। राजपूतों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जयमल किले की दीवार की मरम्मत करता हुआ पकड़ा गया। अकबर ने उसे पहचान लिया और उसे मार दिया। सेनापति के मरते ही जो राजपूत सैनिकों का साहस टूट गया और 8000 वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की और स्त्रियों ने जौहर किया और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद आती है रणथंभौर की विजय। जब रणथंभौर की बात करते हैं तो देखते हैं कि चित्तौड़ विजय के एक वर्ष बाद ही अकबर ने अप्रैल 1568 में रणथंभौर के दुर्ग पर भी आक्रमण किया। इस समय जो रणथंभौर का दुर्ग था वो बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राय के अधिकार में था। अकबर ने दुर्ग पर तोपों द्वारा काफ़ी मात्रा में गोलाबारी की और इससे रणथंभौर दुर्ग की दीवारें टूटने लगी। इसके बाद जो दुर्ग का जो रक्षक था सुरजन राय, उसने दुर्ग की चाबियां सम्राट को सौंप दी और अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1569 में रणथंभौर का दुर्ग भी मुगलों के अधीन हो गया। फिर अब बात आती है कालिंजर पर विजय की। तो जो उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर दुर्ग स्थित है वो अभेद्य दुर्गों में एक माना जाता है, अर्थात उसको कोई भेद नहीं सकता। इस समय ये जो कालिंजर दुर्ग था वो रीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में था। 1569 अगस्त में अकबर ने मजनू खां को कालिंजर की विजय के लिए भेजा। रामचंद्र चित्तौड़ और रणथंभौर के पतन से परिचित था, अतः उसने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार कालिंजर किसके अधिकार में हो गया, अकबर के अधिकार में हो गया। फिर हम बात करते हैं जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से संबंधों की। तो हम देखते हैं कि 1570 में अकबर नागौर की तरफ आया, जहां बीकानेर के राव कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जैसलमेर के राजा हर राय ने बीकानेर नरेश का अनुसरण किया और अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर दोनों राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1570 ईस्वी तक राजपूताने के सभी राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, केवल एक मेवाड़ को छोड़कर। जोधपुर के राव चंद्रसेन ने भी लंबे समय तक मुगलों का प्रतिरोध किया था। अब हम बात करते हैं अकबर के द्वारा गुजरात पर विजय की। तो देखते हैं कि 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया। इस समय गुजरात में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय एक शक्तिहीन अयोग्य शासक था और अकबर की शक्ति से भयभीत होकर मुजफ्फर शाह भाग खड़ा हुआ। गुजरात के सरदारों और अमीरों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अंत में 1584 में गुजरात को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे मुगलों को स्वतंत्र सामुद्रिक मार्ग प्राप्त हुआ और वे पुर्तगालियों के संपर्क में आए। और आपको पता है कि गुजरात विजय से मुगलों का दक्षिण विजय का द्वार भी खुल गया। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा बंगाल और बिहार की विजय की। बंगाल और बिहार जो थे वो अफगान शक्ति के केंद्र थे। 1568 में अकबर की अधीनता सुलेमान खान ने स्वीकार कर ली थी। 1572 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद दाऊद खान ने अपने आप को वापस स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने मुगल क्षेत्र जमानिया पर भी अधिकार कर लिया। अकबर ने पहले तो जौनपुर के गवर्नर को
सेना के साथ दाऊद पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल रहा। और उसके बाद अकबर ने मुनीम खां को 1576 में दाऊद के विरुद्ध भेजा और उसने दाऊद को पराजित कर दिया और बंगाल और बिहार मुगल साम्राज्य के अंग बन गए। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो अकबर था उसने पैर फैलाना शुरू किया, वो धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतता चला गया। अब बात करते हैं हम मेवाड़ पर पुनः आक्रमण की। आपको पता है कि मेवाड़ में जो वो किला था उसने तो उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उदय सिंह उस समय चित्तौड़ छोड़कर निकल गए थे, लेकिन अकबर उसको वापस उस पर विजय करना चाहता था, क्योंकि 1572 में जो उदय सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। और महाराणा प्रताप को तो आपको पता ही है कि वो तो मुगलों के बिल्कुल विरुद्ध था और वो स्वतंत्र रूप से अपने राज्य को वापस प्राप्त अपने उदूर को वापस भी प्राप्त करना चाहता था और उसने ये प्रतिज्ञा भी की थी। उधर अकबर भी प्रताप को नतमस्तक करने के लिए दृढ़ संकल्प कर चुका था और इसी समय के आसपास कछवाहा नरेश मानसिंह गुजरात से लौटते हुए उदयपुर में ठहरा। महाराणा प्रताप ने उसका उचित आदर सत्कार भी किया, किंतु उसके साथ भोजन करने के लिए उसने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया और स्वयं नहीं गया। मान सिंह ने इसे अपना अपना समझा और वह समझ गया कि जो भारमल की पुत्री का जो विवाह हुआ है तो मान सिंह की बुआ लगती थी, तो समझ गया कि इसीलिए जो वो महाराणा प्रताप है वो मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहता। इसके बाद महाराणा प्रताप पर जो वापस दिल्ली से जो अकबर था उसके आक्रमण हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो फलीभूति है वो हल्दीघाटी युद्ध के रूप में सामने आती है। जून 1576 में गोगुंदा के समीप हल्दीघाटी के मैदान में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। राणा प्रताप और उसके सैनिक बड़ी वीरता से लड़े, किंतु मुगलों के सामने उनकी अपार शक्ति के सामने वो असफल रहे और इस विजय के परिणाम स्वरूप मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से पहाड़ों की ओर चले गए, किंतु हतोत्साही नहीं हुए। वो निरंतर उन्होंने अकबर के खिलाफ अपना संग्राम जारी रखा। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपनी मृत्यु से पूर्व चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह गद्दी पर बैठा। 1599 में अकबर ने अमर सिंह के विरुद्ध भी सेना भेजी, किंतु राणा के वीर सरदारों ने मुगलों के सारे प्रयत्न विफल कर दिए और मेवाड़ पूर्व की तरह ही स्वतंत्र बना रहा। इसके बाद आती है अकबर की उत्तरी पश्चिम सीमांत की नीति। अकबर का जो प्रारंभिक राज्यकाल था उसमें काबुल का शासक उसका सौतेला भाई मिर्जा मुहम्मद हाकिम था और उसकी मृत्यु के बाद 1585 में अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में मिला लिया और राजा मान सिंह को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अगले वर्ष मुगलों ने कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया और उसे काबुल प्रांत का एक भाग बना दिया। अब केवल दक्षिणी सिंध को छोड़कर समस्त उत्तरी भाग पर अकबर का अधिकार हो गया था। सिंध को अधिकृत करने के बाद ही वह कंधार पर आक्रमण कर सकता था। अतः अकबर ने बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध पर आक्रमण करने भेजा। सिंध के शासक मिर्जा जानी बेग तुर्कमान ने उसका डटकर सामना किया, किंतु वो परास्त हो गया। अकबर ने जानी बेग को शाही सेना में नौकर रख लिया। सिंध विजय के बाद अकबर ने कंधार विजय के लिए अभियान शुरू किए और 1595 में उसने कंधार को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर की यह विजय उसकी कुशल नीति की विजय थी, क्योंकि उसने फारस के संबंध बिगाड़े बिना कंधार पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी वर्ष 1595 में ही बलूचिस्तान पर भी मुगलों का अधिकार हो गया और इसी बीच अकबर ने 1592 में उड़ीसा को भी बंगाल प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया था। तो अर्थात हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी सीमा के साथ साथ उत्तरी पूर्वी सीमा पर भी मुगलों ने विजय प्राप्त की। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण विजय की। तो अकबर ने दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों के पास अपनी अधीनता स्वीकृत करने के प्रस्ताव भेजे, पर इस पर एक राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसका हम देखते हैं कि अकबर में जो खानदेश में भी विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अकबर था उसका जो राज्य था उसमें काबुल से बंगाल तक और कश्मीर से बीजापुर तथा गोलकुंडा,
की उत्तरी सीमा तक उसका राज्य विस्तृत हो चुका था। अगर हम प्रांतों की बात करें तो देखते हैं काबुल, कश्मीर, लाहौर, सिंध, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार, अहमदनगर आदि सभी उसके राज्य में शामिल थे। अर्थात हम देखते हैं कि जो अकबर महान था, या तो इसीलिए उस देखते हैं कि जो मुगल कालीन राजवंश की स्थापना जो बाबर ने विभिन्न युद्धों के द्वारा की थी और हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से उसको वापस पाया था, उसको अकबर ने एक विस्तृत साम्राज्य की संज्ञा दी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब अकबर गद्दी पर बैठा था तो उसके एरिया में सिर्फ दिल्ली, आगरा और पंजाब का कुछ भाग था, लेकिन वो एक अखिल भारतीय उसको साम्राज्य विस्तार जो किया मुगल साम्राज्य का, वो किसने किया, उसकी शुरुआत किसने की, वो अकबर ने की। और आगे चलकर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने उसको और अधिक विस्तृत किया। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।